Good morning, students. This is Srishti Upadhyay, faculty of Praxis विद्यापीठ रुधौली। बच्चों, हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे नोमैड्स एंड सेटल्ड कम्युनिटीज, और आज उसी चैप्टर को हमको कंटिन्यू करना है, जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बता दिया था नोमैड्स क्या होते हैं, सेटल्ड कम्युनिटीज क्या होती हैं, एंड कुछ ट्राइब्स के बारे में बताया था, ट्राइब्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं एंड ट्राइब्स क्या होती हैं। तो स्पेशली हम लोग इंट्रोडक्शन ही पढ़ रहे थे और बेसिक चीज़ें आपको पता चल गई होंगी। आज हमको पढ़ना है ट्राइबल्स इन मेडिवल इंडिया, और इस चैप्टर को पढ़ने का एम भी हमारा यही था कि हम लोग जब पीछे से ही पढ़ रहे हैं, 4-5 चैप्टर हमने देख लिया और सब में हमने मेडिवल इंडिया के बारे में पढ़ा। कहीं पे एम्पायर्स के बारे में, कहीं में आर्किटेक्चर्स, कहीं पे क्राफ्ट्समैन, टाउन्स कैसे थे, सारी चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। बट जो लोकल पीपल होते हैं, जो ट्राइबल्स थे, उनके बारे में हमने कुछ नहीं देखा, ना ही हमने कुछ पढ़ा था। तो इस चैप्टर में हमको उन्हीं सारी बातों पे डिस्कस करना है। कुछ ऐसी भी ट्राइब्स होंगी, अभी आप जब केस स्टडी करोगे तो उसमें आपको 2 ट्राइबल्स पढ़ने को मिलेंगी, 2 जनजातियाँ, एक गोंड्स और एक हैं अहोम्स, ठीक है। तो ये कुछ इतनी ज़्यादा ये फेमस होंगी कि ये इनका जो कैरेक्टरिस्टिक्स था, पहले जो नॉर्मल ट्राइबल्स का हम लोग पढ़ते हैं और आज भी जो ट्राइबल्स हैं, उनसे थोड़ा सा ये डिफरेंट बिहेव करते थे। हम लोग पढ़ रहे थे कि जो ट्राइबल्स हैं उनको इकोनॉमी का बहुत कम सेंस था, लेकिन यहाँ हमको थोड़ा सा अलग देखने को मिलेगा। तो आई होप मैं जितना आपको अभी बताई हूँ वो सारी चीज़ें आप समझ लेंगे, पीछे से रिलेट करने की कोशिश करेंगे। और अब हम लोग रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ट्राइबल्स इन मेडिवल इंडिया, मध्यकालीन भारत में जो ट्राइबल्स थे। एज वी हैव रीड, ट्राइबल्स आर फाउंड ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट। सब कॉन्टिनेंट मीन्स हम कह सकते हैं इंडिया या अलग अलग कंट्रीज जो है, कॉन्टिनेंट के पार्ट्स जो होते हैं उसे कहा जाता है सब कॉन्टिनेंट। तो हमको पता है कि जो ट्राइबल्स हैं वो सब कॉन्टिनेंट के अलग अलग पार्ट्स में पाई जा रही हैं। इन द मेडिवल पीरियड, मध्यकालीन भारत में, their influence increased as the communities were placed in areas which controlled major trade routes। और ये जो कम्युनिटीज़ थी वो क्या हुई, प्लेस्ड हुई। प्लेस्ड मीन्स एक जगह से दूसरे जगह पर आ गई, और ऐसे जगह पे जहाँ पे व्यापारिक रास्ते थे। With the expansion of trade and war, the Mughal armies often came in contact with the tribals। अब जब व्यापारिक रास्ते जैसे ऐसे जगह पे वो रह रहे हैं जहाँ से लोग आ जा रहे हैं, ठीक है, तो मुगल्स जो थे व्यापार के चक्कर में या युद्ध के चक्कर में कहीं भी आते जाते उनका सामना हुआ इन ट्राइबल्स से, तो जिसकी वजह से बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स भी हुए, झगड़े भी हुए उन लोगों में। Some of the tribes rose to prominence and they paid tribute to the Mughal emperors। और कुछ ट्राइब्स ने तो क्या किया, अपने प्रोमिनेंस को, यानी कि उनका जो हम कह सकते हैं कि स्थान था, उसको उन्होंने बरकरार रखा और थोड़ा बहुत योगदान किया अपना, किसमें, मुगल एम्परर्स के लिए कुछ अपना किया। राजा मानसिंह, चीफ कमांडर ऑफ अकबर आर्मी, डिफीटेड द जीरो ट्राइब ऑफ झारखंड इन 1591। याद रखिएगा, आपने देखा कि मुगलों ने क्या किया, इन ट्राइब्स से कॉन्फ्लिक्ट किया, कहीं कहीं इनका सामना हुआ, तो फिर इन्होंने क्या किया कि जैसे सारे छोटे छोटे किंगडम्स को ये लोग हरा करके अपने अंडर में कर लेते थे, जस्ट लाइक इन्होंने ट्राइब्स पे भी अटैक करना स्टार्ट कर दिया। तो जैसा कि देख रहे हैं आप लोग कि बहुत सारे ट्राइब्स जो होते थे वो अपनी आवाज़ उठाते थे, लेकिन क्या होते थे, कभी कभी वो डिफीट हो जाते थे और उन्हें कुछ करना पड़ता था। कुछ करने का मतलब अपना योगदान देना पड़ता था मुगल एम्परर्स के लिए। कुछ हम कह सकते हैं ना कि जैसे मनसबदार बन जाओ, सूबेदार बन जाओ, यहाँ पे आकर के हमारे राज्य में रहो, कुछ काम मिल जाएगा तुमको, ठीक है। यही तो मुगलों की नीति थी, जिसको जीतते थे उनको थोड़ा बहुत कुछ ज़मीन दे दिए, कुछ प्रॉपर्टी दे दिए, फिर अपने अंडर में कर लेते थे। तो सेम वही बात यहाँ भी है। तो बताया जा रहा है कि जो राजा मानसिंह थे, चीफ कमांडर थे अकबर के आर्मी के, अकबर के सेना के, उन्होंने चेरो ट्राइब, चेरो जनजाति को, जो कि झारखंड की थी, उस जनजाति को 1591 में हरा दिया था, ठीक है। क्या समझे आप लोग, राजा मानसिंह ने, अकबर के चीफ कमांडर जो थे, उन्होंने चेरो जनजाति को 1591 में 1591 में हरा दिया था। दे वर फोर्स्ड टू पे अ लार्ज ट्रिब्यूट बट देयर टेरिटरी वाज नॉट एनेक्स्ड। अब उन्हें बहुत ज़्यादा मतलब उसका चुकाना पड़ा, हम कह सकते हैं
कि अब जब वो मुग़लों के अंडर में हो गए तो उनको उन्हीं के हिसाब से काम करना पड़ेगा। लेकिन जो उनकी टेरिटरी थी, जो उनका एरिया था, वो पूरी तरह से छीना नहीं गया, पूरी तरह से हड़पा नहीं गया। क्योंकि आपने पहले से ही देख लिया, मुग़ल्स जो होते थे वो किसी पे पूरी तरह से एकदम से उनको गुलाम बना के नहीं रखते थे, उनको खुश रखने की कोशिश करते थे, जिससे बाद में कोई और आकर के रिवोल्ट ना करने लगे। ठीक है, तो ऐसा कुछ उनका नीति था, उसी हिसाब से वो लोग कर रहे थे। अंडर औरंगजेब के टाइम पीरियड में भी मैनी चेरो फोर्ट्रेसेस वेयर कैप्चर्ड, जो बहुत सारे चेरो जनजातियों का जो फोर्ट्रेसेस था उसको भी कैप्चर कर लिया गया, मीन्स अंडर में कर लिया गया। इन सिंध में वी हियर ऑफ द लंगाज एंड आर्गूम्स, ठीक है, एंड हु वेयर प्रोमिनेंट ट्राइब्स, दे वेयर सबड्यूड बाय मुगल्स। अब सिंध के साइड में हम लोग कुछ और भी जनजातियों के बारे में सुनते हैं, जैसे लंगाज, आर्गुन्स, ठीक है, ये सब भी वहाँ की विशेष जनजातियाँ थीं जो कि मुगलों के द्वारा हरा दी गई थी। इन द नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम में देखें तो बालोचीज वेयर अ ग्रेट ट्राइब, जो बालोचीज थे वो बहुत ही महान जनजाति थे, ठीक है, बहुत फेमस थे। तो देखिएगा जिस डायरेक्शन में जिस जनजाति का नाम बताया जा रहा है वो आप लर्न कर लीजिएगा। सिंध में कौन से थे, ठीक है, या यहाँ नॉर्थ वेस्ट में कौन से थे, बालोचीज, ठीक है। इन द वेस्टर्न हिमालयाज वी कम अक्रॉस अ सेफर्ड ट्राइब कॉल्ड गडीज, ठीक है। अब अगर हम वेस्टर्न हिमालयाज की तरफ जाएं तो वहाँ पे हमको एक सेफर्ड ट्राइब दिखती है। सेफर्ड मीन्स चरवाहे, ठीक है, तो जो समझ लीजिए नोमैड्स टाइप के हैं, ये जो एक जगह से दूसरे जगह पर आते जाते रहते हैं, तो उस टाइप की जनजाति है, उनको कहा जाता था गडीज, ठीक है। तो लर्न दिस। इन द नॉर्थ ईस्ट में वी हियर द नागाज, अहोम्स, कछारीज एंड खसीस, ठीक है। तो याद रखिएगा नॉर्थ ईस्ट में, उत्तरी एंड पूर्वी इलाकों में क्या थे, नागा, अभी भी आपने सुना होगा नागा जनजाति होती थी। अहोम्स, अभी अहोम्स के बारे में तो आप केस स्टडी भी करोगे, बहुत ही फेमस है ट्राइब ये, ठीक है। कचारीज एंड खसीस, ये सब क्या है, बहुत फेमस ट्राइब्स हैं। आगे देखते हैं, द पेनिनसुलर रीजन ऑफ द कंट्री वॉज डोमिनेटेड बाई ट्राइब्स सच एज भील, आपने सुना होगा, भीलों का कबीला जंगलों में होते हैं और पहाड़ों पे बहुत जगह पाए जा सकते हैं। तो पेनिनसुलर रीजन में कंट्री में जो थे किसका प्रभाव ज़्यादा था, कौन सी जनजातियों का, भील्स का, कोलीज का, गोंड्स का एंड खोंड्स का। तो गोंड के बारे में भी अभी आप स्पेशल पढ़ोगे, एक केस स्टडी करोगे, इनमें भी कुछ प्रोमिनेंट लोग थे। इन द साउथ सम डोमिनेंट ट्राइब्स वेयर टोड्स, ठीक है, कोरागर, बारगास एंड बेतारास। तो ये क्या है, बेतार्स इसको बोलेंगे। तो ये सब क्या है, साउथ में पाए जाने वाली कुछ ट्राइब्स हैं। तो आप लोग इसको बार बार पढ़ के डायरेक्शन वाइज किस जगह पे कौन सी जनजाति पाई जा रही है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इन जनजातियों का नाम आपको लर्न करना है, ठीक है। मेडिवल इंडिया में पूरे चैप्टर की थीम है कुल मिलाकर के कि मेडिवल इंडिया में कौन कौन सी जनजातियां किस इलाके में पाई जाती थी, तो इनका नाम प्लस डायरेक्शन आपको लर्न करना है। आगे इन्फो कैप्सूल देख लेते हैं। सम ट्राइबल्स वेयर आल्सो प्लेस्ड इन द मुगल एडमिनिस्ट्रेशन। कमल खान गक्कार वाज गिवन द पोजीशन ऑफ अ मनसबदार इन अकबर्स एडमिनिस्ट्रेशन। मैंने आपको क्या बताया कि जो मुगल होते थे वो अगर किसी भी ट्राइब को या किसी भी किंगडम को इवन वो लोग जीतते थे, तो जीतने के बाद ऐसा नहीं करते थे कि उसको पूरी तरह से प्रेजेंट कर दिया, जेल में डाल दिया, ठीक है, या वो बहुत रिवोल्ट कर रहा है तो भले ही उसको डाल दिया जाए, बहुत ही विरोध कर रहा है। नहीं तो अगर नॉर्मली उन्होंने किसी किंगडम को जीता तो क्या करते थे, उनको थोड़ी बहुत टेरिटरी दी, कुछ इलाका उन्हें भी दे दिया और उन्हें अपने ही दरबार में कोई पोजीशन दे देते थे, ठीक है, मीन्स अपने अंडर में कर लेते थे, लेकिन उनको बहुत ज़्यादा सताया मारा नहीं जाता था। तो इसी तरह से जो अकबर के टाइम पीरियड में एक और भी ट्राइब थी गख्खार, ठीक है, तो उसको उन्होंने जीत लिया था, गख्खार जनजाति थी, उसको उन्होंने जीत लिया था। और जीतने के बाद उसका एक जो हम कह सकते हैं लीडर था या कबीले का जो सरदार था या कोई भी उस क्लैन का रहा होगा हेड, कमल खान गख्खार,
उसको अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन में मनसबदार की पोजीशन मिल गई थी। समझ रहे हैं? तो इम्पॉर्टेंट है। एक ऐसी जनजातियों का कोई नाम ही नहीं होता था, जैसे कि हमको पता है अभी भी नहीं नाम होता है ना, उनकी कोई आइडेंटिटी नहीं होती है। लेकिन ऐसा भी हुआ है कि ट्राइबल्स जो थे वो भी कहीं ना कहीं अकबर के टाइम पीरियड में वो भी एडमिनिस्ट्रेशन में शामिल हो गए थे, मनसबदार के पोजीशन पे आ गए थे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अलग है, ट्राइबल्स के नेचर से अलग है। अब पढ़ेंगे ग्लोबल कनेक्ट। ठीक है, अनकॉन्टेक्टेड पीपल आल्सो रिफर्ड टू एज आइसोलेटेड पीपल आर लॉस्ट ट्राइब्स और कम्युनिटीज विच live without significant contact with global civilization. According to a survey, it was estimated that as of 2013, there were more than 100 uncontacted tribes around the world. Mostly the densely forested areas of South America, Central Africa and New Guinea. ठीक है, अनकॉन्टेक्टेड पीपल मीन्स जिनको कोई नहीं जान रहा है। ठीक है, उनको भी क्या कहा जाता है? आइसोलेटेड पीपल या लॉस्ट ट्राइब्स। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं, कुछ ऐसी भी जनजातियां होती हैं कि जिनका कुछ पता नहीं है, कोई भी नहीं जान रहा है। इवन ये भी नहीं पता है कि वो गखार हैं कि गोंड्स हैं कि अहोम्स हैं, कुछ भी नहीं पता, उनके बारे में किसी को कुछ नहीं पता है। इसको कहा जाता है लॉस्ट ट्राइब्स या आइसोलेटेड पीपल, जो सबसे अलग है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि इनका भी लोगों को जानकारी होनी चाहिए। ऐसा पता किया गया था, ठीक है, ऐसा माना जाता है कि 2013 में लगभग 100 से ज़्यादा अनकॉन्टेक्टेड ट्राइब्स थी। ठीक है, कहाँ पे? पूरी दुनिया में। तो इस पूरे ग्लोबल कनेक्ट का क्या मतलब है, एक बार मैं ऐसे बता दे रही हूँ कि माना जाता है कि कुछ ऐसी भी ट्राइब्स हैं जिनका किसी को कुछ पता ही नहीं है, एकदम आइसोलेटेड हैं, बिल्कुल कोई नहीं जानता उनके बारे में। और ऐसा एस्टिमेट किया गया कि पूरी दुनिया में 2013 में बताया गया था, उस टाइम के डेटा के अनुसार, कि लगभग 100 से भी ज़्यादा अनकॉन्टेक्टेड लोग हैं। मीन्स ऐसी 100 से भी ज़्यादा जनजातियां हैं जिनका किसी को कुछ पता नहीं है, और वो साउथ अमेरिका, सेंट्रल अफ्रीका और न्यू गिनिया के घने जंगलों में रहती हैं। ठीक है, तो क्या समझे आप लोग कि ऐसी भी ट्राइब्स हैं जिनका किसी को कुछ नहीं पता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ये वाला जितना है आपका पोर्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है, इवन सारा इम्पॉर्टेंट ही है, आपको सब पढ़ना है। जहाँ भी दिक्कत होगी आप लोग डिस्कस कर लेंगे। अब हमको केस स्टडी करनी है। ठीक है, तो केस स्टडी में हमको 2 जनजातियों का करना है जो कि सबसे अलग हैं और काफ़ी फेमस हैं। ठीक है, ट्राइब्स से कुछ अलग ही है इनका कैरेक्टर, तो इसी नाते हमको इसके बारे में पढ़ना है, द गोंड्स एंड अहोम्स। ठीक है, तो 2 ट्राइब्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं गोंड्स के बारे में। गोंड्स आर अ ग्रुप ऑफ Aboriginal people of central India inhabiting the peninsular states of मध्य प्रदेश। जो गोंड्स हैं ये ऐसे लोगों का समूह है जो कि सेंट्रल इंडिया मीन्स सेंट्रल इंडिया के जो सेंटर में पड़ता है। आपको पता है इंडिया के सेंटर में मध्य प्रदेश है ना, तो मध्य प्रदेश के पेनिनसुलर एरियाज में जो ये एक ग्रुप रहता है ट्राइब्स का, उसे कहा जाता है गोंड्स। ठीक है, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड पार्ट्स ऑफ बिहार। इसके अलावा एक बार फिर से देख लीजिएगा कि जो गोंड्स हैं ये एबॉरिजिनल लोगों का एक ग्रुप है जो कि सेंट्रल इंडिया यानी कि मध्य प्रदेश के पेनिनसुलर एरियाज में, साथ ही साथ महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और बिहार के कुछ पार्ट्स में ये जनजातियाँ पाई जाती हैं। क्या समझे आप लोग कि एक ऐसे ट्राइब्स का समूह जो कि पेनिनसुलर एरियाज में पाया जाता है, कहाँ कहाँ? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा और बिहार के कुछ पार्ट्स में। द वर्ड गोंड इज प्रोबेबली डेराइव्ड फ्रॉम द एरिया ऑफ इनहेबिटेशन फ्रॉम द ओल्डन डेज। ये जो गोंड शब्द आया, ठीक है, तो इसका मतलब होता है, ये आया कहाँ से, इस वर्ड की मीनिंग क्या होगी? तो ये लोग जहाँ पर रहते थे पुराने टाइम में, जहाँ पे ये लोग पाए जाते थे, गोंडवाना एक ज़िला हुआ करता था, तो वहीं से इस जनजाति का नाम भी पड़ गया। ठीक है, रेफर टू एज द गोंडवाना लैंड। और गोंडवाना लैंड मैंने बताया कि जहाँ पे वो रहते थे उस जगह का नाम था गोंडवाना, और इसीलिए इन जनजातियों का नाम भी क्या पड़ गया? गोंड। द गोंड्स स्पीक गोंडी। इनकी भाषा जो थी गोंडी भाषा थी। लर्न दिस एंड अंडरलाइन दिस। ठीक है, एन अनरिटन लैंग्वेज ऑफ द द्रविडियन
फैमिली। और ऐसा है, और एक बात मैंने आपको स्टार्टिंग में नहीं बताया, अभी जान लीजिए कि ये जो भी ट्राइबल्स थे इनके बारे में बहुत ज़्यादा रिटन रिकॉर्ड कहीं पे नहीं है, ठीक है। इनके बारे में बहुत ज़्यादा रिटन रिकॉर्ड कहीं पे नहीं है, इसीलिए हम इनको ज़्यादा स्पेशल करके पढ़ते हैं। तो इनकी जो भाषा थी गोंडी, ये एक अनरिटन लैंग्वेज है जो कहीं पर लिखी नहीं गई है, और द्रविडियन फैमिली, ठीक है, द्रविडियन स्टाइल होता था ना, आपने पहले पढ़ा था साउथ का, तो ये द्रविडियन फैमिली का मतलब उसी परिवार का एक भाषा था, द्रविड़ शैली की द्रविड़ भाषा थी, और जो कहीं पे लिखी नहीं गई थी। बस्तर इज द लार्जेस्ट ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ एंड द गोंड्स ऑफ बस्तर आर मोस्ट प्रोमिनेंट एमंग देम। अब जो बस्तर थी, ठीक है, तो छत्तीसगढ़ की बहुत बड़ी ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट थी, जो बस्तर जिला है ना, अभी भी आपने सुना होगा, तो ये बहुत ही बड़ी कह सकते हैं, बस्तर इज द लार्जेस्ट ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट, बहुत बड़ी जनजातियों की एक जिला था, बहुत बड़े जनजातियों का, बहुत ज़्यादा लोग थे इसमें। साथ ही साथ कहाँ का था ये? छत्तीसगढ़ का, और वहाँ पे गोंड्स रहते थे, और बस्तर जिले के जो भी गोंड्स थे ना वो बहुत प्रोमिनेंट थे, वहाँ पे जितनी भी ट्राइबल्स पाई जाती थी उनमें से सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट गोंड्स थे। तो क्या समझे आप लोग कि बस्तर ट्राइबल्स का डिस्ट्रिक्ट माना जाता था, वहाँ पे बहुत सारे ट्राइबल्स पाए जाते थे। छत्तीसगढ़ में एक ज़िला है बस्तर, लेकिन वहाँ पे जो गोंड्स थे सारे ट्राइबल्स में सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट थे। Scholars believe that Gonds started settling in the area from the 13th century onwards, and the Muslim writers ascribe to the existence of powerful Gond state in the 14th century. अब कुछ विद्वान मानते हैं कि जो गोंड्स थे वो 13th सेंचुरी से ही सेटल होना स्टार्ट कर दिए थे, ठीक है, जो भी गोंड्स थे वो 13th सेंचुरी से ही सेटल होना स्टार्ट कर दिए थे। लेकिन कुछ जो मुस्लिम राइटर हैं, जो मुस्लिम लेखक हैं, वो बताते हैं कि जो गोंड्स हैं ये 14th सेंचुरी से स्टार्ट किए रहना। द गोंड स्टेट कंप्राइज्ड प्राइमरीली 4 किंगडम, ठीक है, गढ़मंडला, देवघर कह सकते हैं, देवग्रह, ठीक है, उसके बाद में चंदा, उसके बाद खेरला। तो इन लोगों ने प्राइमरली मीन्स 4 किंगडम बनाए। अब अभी तक आपने देखा होगा, सबसे अलग दिख रहा था हमको कि इन लोगों का तो कोई किंगडम ही नहीं था, इनको इकोनॉमी वगैरह से कुछ मतलब ही नहीं थी। समाज में बस एक लीडर होता था, और वो लीडर ऐसे नहीं ट्रीट करता था कि किसी के ऊपर रूल बनाए या कुछ भी राजाओं की तरह बिहेव करे, हेडवर्ड नहीं होता था, ना ही हिरारिकी ऑर्डर कुछ चल रहा था। लेकिन यहाँ पे आपको बिल्कुल अलग दिखेगा, ये लोग भी राजा की तरह बिहेव करेंगे, इसमें से कुछ ऐसे लोग होंगे। तो यही रीजन है कि हम लोग इनको अलग करके केस स्टडी में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो जो गोंड स्टेट था, कहाँ पढ़ रहे थे हम लोग, ये प्राइमरली 4 किंगडम में डिवाइडेड था, गढ़मांडला, देवग्रह, चंदा एंड खेरला, ठीक है, चार किंगडम्स में डिवाइडेड था। The Gonds increased their influence by entering into matrimonial alliances in the region. अब देखिए, अब क्या देखने को मिल रहा है, जो गोंड्स थे ये तो ज़्यादा समझदार थे ना, क्योंकि पहले की ट्राइबल्स जो होती थी या अभी भी जो ट्राइब्स हैं उनके पास बहुत ज़्यादा समझदारी नहीं होती है इकोनॉमी वगैरह की। लेकिन ये गोंड्स में क्या विशेषता थी कि ये लोग अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए मैट्रिमोनियल अलायंसेस, अपने क्षेत्र में जो आसपास के क्षेत्र थे वहाँ पे विवाह प्रस्ताव रखते थे। जैसे बहुत सारे राजाओं के बारे में आपने पढ़ा, अकबर के बारे में पढ़ा था, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ा था कि ये लोग क्या करते थे, अपने इम्प्रेशन को बढ़ाने के लिए आसपास के बड़े राज्यों से मैट्रिमोनियल अलायंसेस करते थे, विवाह संबंध रखते थे, और संबंध जब बन गया एक बार तो फिर उनके रिश्तेदार हो गए, ये भी पावर में आ जाएंगे, है ना। तो गोंड्स जो जनजातियां थी इन्होंने भी क्या किया, अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए मैट्रिमोनियल अलायंसेस, ये जो विवाह संबंध होता है, इसको स्थापित करना शुरू कर दिए। वी हियर दैट द मोस्ट प्रोमिनेंट पर्सनालिटी ऑफ द गोंड्स रानी दुर्गावती वाज अ चंदेला प्रिंसेस। और ऐसा हम लोग सुनते हैं, और सही बात है ये कि बहुत ही फेमस, बहुत ही बहादुर रानी दुर्गावती जो थी, ठीक है, गोंडों की मानी जाती है। गोंड्स में दलपत शाह एक व्यक्ति था, उससे इनकी शादी हुई थी रानी दुर्गावती की। और ये क्या थी, ये गोंडों के खानदान की नहीं थी, ये चंदेला राजपूत होते थे, ठीक है, चंदेश जो थे वो राजपूत थे, वहाँ की राजकुमारी थी, और इनका शादी हो गया था, यानी कि इनका विवाह कहाँ हो गया था, दलपत शाह से, जो कि गोंड एक ट्राइबल था, ठीक है, एक ट्राइब था, जनजाति थी एक। तो क्या समझे आप लोग कि गोंड अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए
विवाह संबंध स्थापित करते थे। तो इसका एक अच्छा एग्जाम्पल क्या है कि गोंडों का एक हम कह सकते हैं कि उन्हीं लोगों के वंश का एक लड़का रहा होगा दलपत शाह, और था, उसकी शादी हो गई चंदेल्स जो राजपूत की बेटी कौन थी, रानी दुर्गावती, उनसे उसकी शादी हो जाती है। तो क्या हुई, वो भी बन गई, अब आ गई यहाँ पे, तो वहाँ का तो इम्प्रेशन है ही, साथ में उनका जो मैटरनल साइड है, यानी कि हम कह सकते हैं जो मायका है वहाँ से तो वो राजपूत हैं, और ससुराल में आकर के क्या हो गई, गोंड हो गई, ट्राइब में वो भी इंक्लूडेड हो गई। तो इतना मानिए कि जो गोंडों की एक महारानी थी, मतलब गोंड ट्राइब की रानी दुर्गावती, वो चंदेला प्रिंसेस थी, चंदेल राजकुमारी थी। Who took over the reign the गरमांडला किंगडम आफ्टर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड, और उनके पति की जब डेथ हो जाती है तो उसके बाद गरमांडला, ठीक है, तो उस जगह के राज्य का शासन वो खुद संभालती हैं, क्योंकि उनका बेटा जो वीर नारायण होता है, उनके बेटे का नाम वीर नारायण रहता है, वो उस टाइम पे छोटा रहता है, इसीलिए वो शासन व्यवस्था खुद संभाल लेती हैं। द अकबरनामा बाय अबुल फजल मेक्स रेफरेंस टू द किंगडम ऑफ गरमांडला विच अकबर वांटेड टू अंडर हिज कंट्रोल। अब अकबरनामा में जो अबुल फजल ने लिखा था अकबरनामा, आपको पता है ना, उसमें दिखाई देता है, और उसमें उससे पढ़ के हमको पता चलता है कि अकबर जो था वो गरमांडला एरिया को अपने अंडर में करना चाहता था, अपने कंट्रोल में। द प्राउड रानी रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द मुगल ओवरलॉर्डशिप एंड इन 1564 डाइड डिफेंडिंग द किंगडम ऑफ गरमांडला। तो जो रानी थी वो बहुत ही कह सकते हैं कि प्राउड वाली थी, बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही सेल्फ रिस्पेक्ट वाली थी। वो मुगलों की अधीनता स्वीकार करने के लिए मना कर देती हैं, और लड़ते लड़ते 1564 में 1564 में लड़ते लड़ते मर जाती हैं, और उनका जो गरमांडला राज्य था वो भी मुगलों के अधीन हो जाता है। Even though the Gonds came under the overall domination of the Mughal and paid some kind of tribute, they managed to maintain their semi-independent status, ठीक है। तो इस तरह से मुग़लों का, इनका गोंड्स का बहुत सारा एरिया मुग़लों के अधीन में हो जाता है, और उनको जैसे कुछ ऐसे भी थे, आपने रानी दुर्गावती को ही देखा, तो गोंड्स के हम कह सकते हैं कि फैमिली में या उनके राज्य में कुछ ऐसे भी लोग थे जो कि अगेंस्ट जाते थे, इनसे लड़ाई करना चाहते थे, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते थे, जिसके लिए उनको उसका चुकाना पड़ता था, इसका पे करना पड़ता था उन्हें कि आप कैसे मुगलों के खिलाफ बोल सकते हैं, ठीक है। तो लड़ाई वगैरह हो जाती थी इसकी वजह से। द अपकमिंग ट्राइब्स द बंजाराज वाज अ कांस्टेंट सोर्स ऑफ टेंशन फॉर द गोंड्स हु लॉस्ट मैनी मैन एंड मनी टू द बंजाराज। जो एक उभरता हुआ एक नया ट्राइब था, एक नई जनजाति थी बंजारा, ठीक है, तो वो भी गोंड्स के लिए परेशानी का ही सोर्स थे, मतलब वो भी गोंड्स के लिए परेशानी ही पैदा कर रहे थे। द राइजिंग मराठाज इन द रीजन मेड inroads into the Gond territories and swept many of them. The mighty Gond kingdom weakened and विद द पासेज ऑफ टाइम। तो क्या होता है, इधर मराठा उभरने लगते हैं, बंजारा होते हैं, मुगलों ने तो पहले से ही बहुत सारा एरिया जीत रखा होता है, ठीक है। तो इसकी वजह से समय के साथ साथ धीरे धीरे ये जो गोंडों की ट्राइब कम्युनिटी है ये धीरे धीरे कमज़ोर होने लगती है, और एज ए एम्पायर जैसे अपना चला रहे थे, ऐसा कुछ नहीं होता है, फिर धीरे धीरे कमज़ोर होकर के सारी चीज़ें बिखर जाती हैं। तो ये थी गोंड्स की केस स्टडी, अभी आपने इंट्रोडक्शन पढ़ा है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गोंड स्टेट, लाइफ ऑफ पीपुल और भी ज़्यादा डिटेल चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और नहीं भी समझ में आया होगा तो आपको डरना नहीं है, फिर से मैं इसका सेकंड पार्ट जब बनाऊंगी तो आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।